यहाँ पर हम देखते हैं परंपरागत जल प्रबंधन। परंपरागत किस तरीके से जल का प्रबंधन किया जाता है। जैसे प्रबंधन की जल पृष्ठभूमि है, यहाँ पर जल प्रबंधन की परंपरा प्राचीन काल से है। हड़प्पा नगर में खुदाई के दौरान जल संचयन प्रबंधन व्यवस्था होने की जानकारी मिलती है। प्राचीन अभिलेखों में जल प्रबंधन का पता चलता है। पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल में भी जल संरक्षण परंपरा विकसित थी। पौराणिक ग्रंथों में और जैन बौद्ध साहित्यों में नहरों, तालाबों, बांधों, कुओं और झीलों का विवरण यहाँ पर मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जल प्रबंधन का उल्लेख हमें मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण के विवरण प्राप्त होता है। भारत में जन संसाधन यानी जल संसाधन की उपलब्धता एवं प्राप्ति की दृष्टि से काफी विषमताएं मिलती हैं। अतः जल संसाधन की उपलब्धता के अनुसार ही जल संसाधन की प्रणालियां यहाँ पर विकसित होती हैं। जैसे हिमालय में नदी से जल संचयन की प्रणाली विकसित हुई है, जबकि राजस्थान में केवल जल वर्षा से संचयन किया जाता है। अतः भारत में जल प्रबंधन प्रणाली वहाँ के भौगोलिक परिवेश के अनुरूप विकसित हुई है। राजस्थान में पानी के लगभग सभी स्रोतों की उत्पत्ति से संबंधित लोक कथाएं प्रचलित हैं। बाणगंगा की उत्पत्ति अर्जुन के तीर मारने से जोड़ते हैं, वही भीम के द्वारा जमीन में पैर मारकर पानी का फव्वारा निकालने की कथा कहते हैं। राजस्थान के लोगों ने पानी के कृत्रिम स्रोतों का निर्माण किया है। ये ही पानी के पारंपरिक स्रोत हैं। नाड़ी, तालाब, जोहड़, बांध, सागर, सरोवर आदि। कुआं और बावड़ी भी पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है। कुएं का मालिक एक अकेला या फिर परिवार होता है, जबकि बावड़ी धार्मिक दृष्टिकोण से निर्मित कराई जाती है। वह सभी लोगों के लिए होती है। राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत प्रणालियां स्तरीय हैं। यहाँ पर जल संचय की परंपरा सामाजिक ढांचे से जुड़ी हुई है। जल स्रोतों को पूजा जाता है। यहाँ के लोगों ने पानी के कृत्रिम स्रोतों का आविष्कार किया, जिसके आधार पर कठिन जीवन में सहज बना लिया जाए। राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में जल महत्व की लोक कथाएं यहाँ पर प्रचलित हैं। पिछले कुछ समय से जल प्रबंधन शब्द पिछले कुछ समय से यहाँ पर जल संरक्षण शब्द महत्वपूर्ण हो गया है। कई विकासात्मक योजनाएं एवं उद्योग जगत जल संरक्षण अवधारणा से प्रभावित हुआ है। अतः तेजी से कम होता जल एवं जल संरक्षण संसाधन को पुनर्जीवित किया जाए, इसकी आज महती आवश्यकता है। परंपरागत जल प्रबंधन की प्रणालियों को विकसित किए जाने से इस समस्या का समाधान है। जल जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जल संरक्षण ही विकास की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ जनसंख्या के आधार पर 8वें नंबर पर है और देश की 5.5% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। परंतु देश में उपलब्ध जल का मात्र 1% जल ही राजस्थान से प्राप्त होता है। इसलिए परंपरागत स्रोतों को पुनर्जीवित करने की यहाँ पर आवश्यकता है। राजस्थान में परंपरागत जल स्रोत की बात करें, जैसे कि तालाब की बात करें, तालाब में वर्षा का पानी को एकत्रित किया जाता है। प्राचीन काल से तालाबों का अस्तित्व रहा है। तालाबों के समीप कुआं भी होता है। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी यहाँ पर समाज की होती है। धार्मिक तालाबों की सुरक्षा और संरक्षण अच्छा हुआ है। अनेक तालाबों का शहरीकरण हो गया है। राज्य में स्थित तालाबों पर तत्काल ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इनसे अनेक कुएं एवं बावड़ियों को पानी यहाँ पर मिलता है। मुख्य तालाबों की जिलेवार स्थिति हम देखें, जैसे कि सवाई माधोपुर में जो तालाब है, एक तो सुख सागर तालाब है सवाई माधोपुर में, काला सागर है तालाब, जंगली तालाब है सवाई माधोपुर में। पाली में हम देखें हेमावास तालाब है, दांतीवाड़ा तालाब है, मुथाना तालाब है। भीलवाड़ा में सरेरी तालाब, खारी तालाब, मेजा तालाब है। उदयपुर में हम देखें वाघोलिया तालाब है। चित्तौड़गढ़ में हम देखें पद्मिनी तालाब है। वानकिया, मुरालिया और सेना पानी तालाब है। बूंदी की बात करें कीर्ति मोरी, वरडा और हिंडोली तालाब है। भरतपुर में पार्वती और वारेठा तालाब है। जैसलमेर में यहाँ पर गढ़ सीसर तालाब है। डूंगरपुर में एडवर्ड सागर तालाब है। प्रतापगढ़ में रायपुर, गंधेर, खरोट, घोटारसी, दलमू, अचलपुर, जाजली, अचलावदा, सांकथली और तेजसागर तालाब है। झीलों की बात करें, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण सर्वाधिक झीलों से होता है। यहाँ पर प्रसिद्ध झीलें हैं जहाँ के राजा, सेठों और बंजारों और जनता ने झीलों का निर्माण करवाया है। यहाँ पर झीलों का निर्माण करवाया है। लाल सागर झील 1800 में, कोलाना झील 1872 में, तख्त सागर झील 1932 में, उमेद सागर झील 1931 में। आकार की दृष्टि से विशाल है। इनमें 70 करोड़ घन फीट जल तक आ सकता है।
पुष्कर झील का धार्मिक महत्व है। झीलों का सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, कहीं पेयजल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम बात करें झीलों की जिलेवार स्थिति के बारे में बात करें, जैसे अजमेर में कौन कौन सी झील है। अजमेर में आना सागर झील है, फायसागर झील है, पुष्कर झील है। अलवर की बात करें, अलवर में जयसागर झील है, मानसरोवर झील है, विजय सागर झील है। उदयपुर की बात करें, उदयपुर में फतेह सागर झील है, पिछोला झील है, जयसमंद झील है, उदय सागर झील है और स्वरूप सागर झील है। करौली की बात करें, करौली में यहाँ पर नागतलाई है, जुग्गर है और ममचेड़ी है और नीदर है। कोटा की बात करें, कोटा में जवाहर सागर झील है यहाँ पर। और चित्तौड़गढ़ की बात करें, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर झील है, भोपाल सागर झील है। चूरू की बात करें, चूरू में ताल छापर झील है। जयपुर की बात करें, जयपुर में सांभर झील और छापरवाड़ा झील है और जम्बा रामगढ़ झील है। जालौर की बात करें, जालौर में वांकली बांध है और बीठल बांध है। जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर में गढ़ सीसर है, उम्मीद सागर है और प्रताप सागर है। जोधपुर की बात करें, जोधपुर में बाल संबंध है, उम्मीद सागर है और प्रताप सागर है। झालावाड़ा की बात करें, झालावाड़ा में यहाँ पर मानसरोवर बांध है। झुंझुनू की बात करें, झुंझुनू में अजीत सागर बांध है। टोंक में यहाँ पर बीसलपुर बांध है और टोरडी सागर है। डूंगरपुर की बात करें हम, डूंगरपुर में गेप सागर है और सोम कमला डूंगरपुर में ये बांध है। दौसा की बात करें, दौसा में कालाक सागर बांध है, कालाक सागर है। धौलपुर में क्या है, राम सागर है, तालाब साई है। नागौर में डीडवाना, वाकरी, मौलासा। पाली में सरदार संबंध। बाड़मेर में यहाँ पर पंचबंदरा है। बारा में उम्मीद सागर और अकलेरा सागर है। बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध है। बीकानेर में लूणकरणसर है, अनूप सागर है और गजना झील है। बूंदी में यहाँ पर नवलख सागर है, जेत सागर है और सूर सागर है। भरतपुर में मोती झील है। भीलवाड़ा में यहाँ पर मांडल ताल है, खारी बांध है, जैतपुरा बांध है। भीलवाड़ा में राजसमंद झील है। सवाई माधोपुर में पांचड़ा बांध और मोरेल बांध है। सिरोही में नक्की झील है। सीकर में यहाँ पर रायपुरा बांध है। श्री गंगानगर में शिवपुर हेड़ बांध है, झील है शिवपुर हेड़ झील। हनुमानगढ़ में यहाँ पर तलवाड़ा झील है और प्रतापगढ़ में यहाँ पर कभी कोई झील के बारे में बताया नहीं गया। हम देखें नाड़ी क्या होती है। नाड़ी एक प्रकार का पोखर होता है, इसमें वर्षा का जल एकत्रित होता है और यह विशेषकर जोधपुर की तरफ होती है। 1520 ईस्वी में राव जोधा जी ने सर्वप्रथम एक नाड़ी का निर्माण करवाया और पश्चिमी राजस्थान के प्रत्येक गांव में नाड़ी मिलती है। रेतीले मैदानी क्षेत्रों में ये नाड़ियां 3 से 12 मीटर तक गहरी होती हैं। इनमें जल निकास की व्यवस्था भी होती है। यह पानी 10 महीने तक चलता है और एक्यूवियल मृदा वाले क्षेत्रों की नाड़ी आकार में यहाँ पर बड़ी होती है। इनमें पानी 12 महीने तक एकत्र रह सकता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार नागौर, बाड़मेर और जैसलमेर में पानी की कुछ आवश्यकता का 38% भाग नाड़ी के द्वारा पूरा किया जाता है। नाड़ी वस्तुतः भूसतह पर बना एक गड्ढा होता है जिसमें वर्षा जल आकर एकत्रित होता है और समय समय पर इसकी खुदाई की जाती है, क्योंकि पानी के साथ गाद भी आ जाती है जिससे उसमें पानी की क्षमता कम हो जाती है। कई बार छोटी छोटी नाड़ियों की क्षमता बढ़ाने के लिए दो तरफ से उनको पक्की कर दिया जाता है और नाड़ी बनाने वाले के नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है। अधिकांश नाड़ियां आधुनिक युग में अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं, उन्हें सुरक्षा की यहाँ पर आवश्यकता है। दूसरा हम देखें वावड़ी। राजस्थान में वावड़ी निर्माण की परंपरा भी प्राचीन है। प्राचीन काल से पूर्व, मध्य एवं मध्यकाल सभी में बावड़ियों के बनाए जाने की जानकारी मिलती है। कई बावड़ियां वास्तुशास्त्र से बनाई जाने पड़ती हैं। अपराजित प्रेक्षा ग्रंथ में बावड़ियों के 4 प्रकार बताए गए हैं। अधिकांश बावड़ियां मंदिरों, किलों, मठों के नजदीक बनाई जाती हैं। आवानेरी की चांद बावड़ी और हर्षद माता के मंदिर के साथ बनी हुई है। इस चांद बावड़ी के दोनों ओर बरामदे और स्नान गृह हैं। बावड़ियां पीने के पानी, सिंचाई और स्नान के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत रही हैं। राजस्थान की बावड़ियां वर्षा जल संचय के लिए काम आती हैं। कहीं कहीं पर इनमें आवासीय व्यवस्था भी रहती है। मेघदूत में बावड़ी निर्माण का उल्लेख मिलता है। आज राजस्थान में बावड़ियों की दशा ठीक नहीं है, इनका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। टांका की बात करें, टांका राजस्थान में रेतीले क्षेत्र में वर्षा जल को संग्रहित करने की महत्वपूर्ण परंपरागत प्रणाली है। इसे कुंड भी कहते हैं। यह विशेष तौर पर पेयजल के लिए प्रयोग होता है। यह सूक्ष्म भूमिगत सरोवर है जिसको ऊपर से ढक दिया जाता है। इसका निर्माण मिट्टी से ही होता है तथा सीमेंट से भी होता है। यहाँ का भूजल लवणीय होता है, इसलिए वर्षा जल टांके में इकट्ठा करके पीने के काम में लिया जाता है। यह पानी निर्मल होता है और यह तस्त्री प्रकार का निर्मित होता है। टांका किलों में, तलहटी में और घर की छत पर, आंगन में और खेत आदि में बनाया जाता है। इसका निर्माण सार्वजनिक रूप से लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा
और निजी निर्माण स्वयं व्यक्ति के द्वारा करवाया जाता है। पंचायत की जमीन पर निर्मित टाँका सार्वजनिक होता है, जिसका प्रयोग पूरा गांव करता है। कुछ टाँके कुंडी गांव के अमीरों के द्वारा धर्म के नाम पर परोपकार हेतु करवा दिए जाते हैं। एक परिवार विशेष उनकी देखरेख यहाँ पर करता है। कुंडी या टाँके का निर्माण की बात करें हम, कुंडी या टाँके का निर्माण जमीन या चबूतरे के ढलान के हिसाब से बनाए जाते हैं। जिस आंगन में वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है उसे आगोर या पायतान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बटोरना। पायतान को साफ रखा जाना चाहिए क्योंकि उसी से बहकर पानी टाँके में जाता है। टाँके के मुहाने पर इंडू यानी सुराख होता है, जिसके ऊपर जाली लगी होती है ताकि कचरा नहीं जा सके। टाँका चाहे छोटा हो या बड़ा, उसको ढककर रखते हैं। पायदान का तल पानी के साथ कटकर नहीं जाए, इस हेतु उसको राख, बजरी या मोरम का लीप कर देते हैं। टाँका 40 से 30 फीट तक गहरा होता है। पानी निकालने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। ऊपर मीनार नुमा यहाँ पर ढेकली बनाई जाती है, जिसे पानी खींचकर निकाला जाता है। खेतों में थोड़ी थोड़ी दूर पर टाँके या कुंडियाँ बनाई जाती हैं। खड़ीन की बात करें, खड़ीन का सर्वप्रथम चलन 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था और यह बहुउद्देशीय परंपरागत तकनीकी ज्ञान पर आधारित होती है। खड़ीन के निर्माण हेतु राज्य अगर जमीन देता है और उसके बदले में उपज का 1/4 हिस्सा दान देना पड़ता है। जैसलमेर जिले में लगभग 500 छोटी बड़ी खड़ीन विकसित हैं, जिसमें 1300 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। वर्तमान में ईरान के लोग भी इसी प्रणाली को अपनाते हुए हैं। यह ढालवाई भूमि के नीचे निर्मित होती है। इसमें दो तरफ मिट्टी की पाल होती है और तीसरी तरफ पत्थर की पक्की चादर बनाई जाती है। खड़ीन का क्षेत्र विस्तार 5 से 7 किलोमीटर तक होता है और पाल सामान्यतः 2 से 4 मीटर तक ऊंची होती है। पानी की मात्रा अधिक होने पर पानी अगले खड़ीन में प्रवेश कर जाता है और सूखने पर पिछली खड़ीन की जमीन में नमी के आधार पर फसलें उगाई जाती हैं। मरु क्षेत्र में इन्हीं परिस्थितियों में गेहूं की फसल उगाई जाती है और खड़ीन तकनीक के द्वारा बंजर भूमि को यहाँ पर कृषि योग्य बनाया जाता है। जिस स्थान पर पानी एकत्रित होता है उसे खड़ीन या इसे रोकने वाले बांध को खड़ीन बांध कहते हैं। खड़ीन बांध इस प्रकार से बनाए जाते हैं ताकि पानी की अधिक आवन पर अतिरिक्त पानी ऊपर से निकल जाए और गहरी खड़ीन में पानी को फाटक से आवश्यकता अनुसार निकाल दिया जाता है। खड़ीन में बहकर आने वाला जल अपने साथ उर्वरक और मिट्टी बहाकर लाता है, जिससे उपज अच्छी होती है। खड़ीन पायदान क्षेत्र में पशु चरते हैं, जिससे पशुओं के द्वारा विकसित गोबर मृदा को उपजाऊ बनाता है। खड़ीनों को निचले ढलान में कुआं भी बनाया जाता है, जिससे खड़ीन से रिस कर पानी आता रहता है और जो पीने के उपयोग में आता है। जल प्रबंधन कार्यक्रम में परंपरागत निर्मित प्राचीन खड़ीनों को वैज्ञानिक रखरखाव होना चाहिए और नई खड़ीन पारंपरिक तकनीकी ज्ञान के सहारे निर्मित की जानी चाहिए। राजस्थान सरकार ने नई खड़ीन बनवाने की योजना बनाई है। वे निम्न गुणवत्ता की हैं जो तेज वर्षा की सह नहीं पाती, इसमें दरारें यहाँ पर पड़ जाती हैं। फिर हम बात करें टोबा। टोबा क्या होता है? टोबा एक महत्वपूर्ण पारंपरिक जल प्रबंधन है। यह नाड़ी के समान आकृति वाला होता है और यह नाड़ी से अधिक गहरा होता है। सघन संरचना वाली भूमि जिसमें पानी का रिसाव कम होता है, टोबा निर्माण के लिए एक उपयुक्त स्थान माना जाता है। इसका ढलान नीचे की ओर होता है। टोबा के आसपास नमी होने के कारण प्राकृतिक घास यहाँ पर उगाती है, जिसे जानवर चरते हैं। प्रत्येक गांव में जनसंख्या के हिसाब से टोबा बनाए जाते हैं। प्रत्येक जाति के लोग अपने अपने टोबा पर झोंपड़ियां बना लेते हैं। टोबा में वर्ष भर पानी उपलब्ध रहता है। टोबा में पानी कभी कभी कम हो जाता है तो आपसी सहमति से जल का समुचित प्रयोग करते हैं। एक टोबा के जल का उपयोग सामान्यतः 20 परिवार तक कर सकते हैं। समय समय पर टोबा की खुदाई करके पायदान को बढ़ाया जाता है, जिसे हम आगोरा कहते हैं। आगोरा पायदान होता है। इसे गहरा किया जाता है ताकि पानी का वाष्पीकरण कम हो। फिर झालरा की बात करें, झालरा क्या होता है? झालरा अपने से ऊंचे तालाबों और झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त करते हैं। इनका स्वयं का कोई आगोर या पायदान नहीं होता है। झालराओं का पानी पीने हेतु नहीं बल्कि धार्मिक रिवाजों और सामूहिक स्नान आदि कार्यों के लिए उपयोग में आता है। इनका आकार आयताकार होता है। इनके 3 और सीढ़ियां बनी होती हैं। 1660 ईस्वी में निर्मित जोधपुर का महामंदिर झालरा प्रसिद्ध है और अधिकांश झालराओं का आजकल प्रयोग बंद हो गया है। जल संचय की दृष्टि से इनका विशेष महत्व रहा है। झालराओं का वास्तुशिल्प सुंदर होता है। इनके संरक्षण की आवश्यकता है। प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ जन सहयोग की भी यहाँ पर आवश्यकता है। कुएं या बेरी की बात करें हम, कुएं या बेरी सामान्यतः तालाब के पास बनाई जाती है, जिसमें तालाब का पानी रिसता हुआ जमा होता है। कुछ मोटे तौर पर 10 से 12 मीटर यहाँ पर गहरी होती है। इसका मुंह लकड़ी के फंटों से ढका रहता है ताकि किसी के गिरने का डर न रहे। पश्चिमी राजस्थान में इसकी अधिक संख्या है। भारत पाक सीमा में लगे जिलों में इनकी मौजूदगी अधिक होती है। 1987 में भयंकर सूखे के समय सारे तालाबों का पानी सूख गया
तब भी बेरियों में पानी आ रहा है। परंपरागत जल प्रबंधन के अंतर्गत स्थानीय ज्ञान की आपात व्यवस्था कुएं या बेरी में देखी जा सकती है। खेत के चारों तरफ मेड़ ऊंची कर दी जाती है, जिससे बरसाती पानी जमीन में यहाँ पर क्या समा जाता है, और खेत के बीच में एक छिछला कुआं खोद देते हैं। यहाँ इस पानी का कुछ हिस्सा रिस करके जमा हो जाता है, इसे काम में लिया जाता है। वर्षा जल संरक्षण की शब्दावली हम देखें, जैसे आगोर क्या होता है, पायदान। वर्षा जल को नाड़ी या तालाब में उतारने के लिए उसके चारों ओर मिट्टी को दबाकर आगोर या बनाया जाता है। टाका क्या होता है, वर्षा जल एकत्रित करने के लिए बनाया गया हौद। नाड़ी क्या होता है, छोटी तलैया जिसमें वर्षा जल भरा जाता है। नेष्टा क्या होता है, नेष्टा नाड़ी या तालाब से अतिरिक्त जल की निकासी के लिए उसके साथ नेटा बनाया जाता है, जिससे होकर अतिरिक्त जल निकट स्थित दूसरी नाड़ी, तालाब या खेत में चला जाए। पालर पानी क्या होता है, नाड़ी या टाँके में जमा वर्षा का जल पालर या पानी कहलाता है। वावड़ी क्या होता है, वापिका, बापी या करकंदू या सकंदू आदि नामों से उद्बोधित है। पश्चिमी राजस्थान में इस तरह के कुएं बावड़ी खोदने की परंपरा ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग शक जाति अपने साथ लेकर आई थी। जोधपुर व श्रीमान जी ने आज भी यहाँ पर 700 से 800 ईस्वी में निर्मित बावड़ियाँ मौजूद हैं। बेरी की बात करें, बेरी छोटा कुआं, कुइयां जो पश्चिमी राजस्थान में निर्मित है। बेरी मदार की बात करें, नाड़ी और तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई है मदार, और धरती की सीमा को मदार कहते हैं, और मदार की सीमा में मलमूत्र त्याग वर्जित है। परंपरागत जल स्रोतों की उपयोगिता की बात करें, परंपरागत जल प्रबंधन का पुनरुद्धार कर राज्य में कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा के समय इस प्रकार के जल प्रबंधन से समस्या का सामना किया जाता है। यहाँ पर पारंपरिक जल स्रोतों के माध्यम से सूखे और बाढ़ जैसी विपदा के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम बन सकते हैं। परंपरागत जल प्रबंधन की प्रणाली कृषि का एक स्तंभ बन सकती है। परंपरागत जल स्रोतों की पुनर्स्थापना से नई पीढ़ी के लिए रोजगार के अवसर यहाँ पर मिलेंगे। परंपरागत जल स्रोतों की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है? जल संचय और संरक्षण प्रबंध हमारे यहाँ सदियों पुराना है। राजस्थान में खड़ीम, कुंड और नाड़ी, महाराष्ट्र में बंधारा, ताल और हिमाचल में कुहल और तमिलनाडु में एई, केरल में सुरगम, जम्मू कश्मीर में पोखर और कर्नाटक में कट्ठा आदि नाम जल प्रबंधन के प्राचीन स्रोत हैं। और ये सभी परंपरागत जल स्रोत वहाँ की परिस्थिति और संस्कृति की अनुरूपता के आधार पर हैं। स्थानीय जरूरतों को पर्यावरण से तालमेल रखते हुए पूरा किया जाता है। आधुनिक व्यवस्थाएं पर्यावरण का दोहन करती हैं। भारत में वर्षा मौसमी है, 3 महीने की होती है। देश के 80% हिस्सों में इन 3 महीनों में 80% वर्षा हो जाती है, और बरसात का बहुत ज़्यादा पानी नदियों के माध्यम से बह जाता है। और ज़रूरत इस बात की है कि वर्षा के पानी को स्थानीय ज़रूरतों और भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से संग्रहित किया जाना चाहिए। इससे भूजल का भंडारण हो जाएगा। जल संचय की पारंपरिक प्रणाली से लोगों को घरेलू और सिंचाई संबंधी जरूरतें पूरी होती हैं। साक्ष्यों से पता चलता है कि प्राचीन भारत के शासकों ने जल संचय की बेहतर प्रणालियों को अपनाते हुए जल और सिंचाई की आपूर्ति के लिए नहरों का न केवल निर्माण कराया, बल्कि उनके रखरखाव हेतु आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी विकसित की। पारंपरिक प्रणालियों के सामुदायिक जल प्रबंधन के कारण हर व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकता पूरी होती है। इन जल प्रबंधन प्रणालियों की आज अधिक प्रासंगिकता है, जिन्होंने सूखे और अकाल के एक लंबे दौर में समुदायों का जीवन दान दिया है। जल की आधुनिक प्रणाली में कमी तब तक महसूस होती है जब तक कि बिजली नहीं होती, नल में पानी सूखता है, बांध में मिट्टी भरने से पानी क्षमता नहीं रहती। उस समय पारंपरिक प्रणालियां याद आती हैं। देश के बहुत बड़े हिस्से में आधुनिक प्रणाली भारी लागत की वजह से पहुंच ही यहाँ पर नहीं सकती हैं। अतः यहाँ लोग पीने के जल और सिंचाई के लिए परंपरागत जल प्रबंधन पर निर्भर हैं। यहाँ पर पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली पुराना ढांचा नहीं है, मुनाफाखोरी प्रणाली से भिन्न है। नलकूपों से भारी मात्रा में भूजल निकाला जाता है, और सरकारी एजेंसियों को यह पता नहीं है कि यह सब परिस्थिति की बुनियादी मापदंडों के विपरीत है। इन प्रणालियों से सरकार पर आत्मनिर्भरता बढ़ा दी है। पारंपरिक प्रणालियों में सस्ती आसान तकनीकी का प्रयोग होता है, जिसे स्थानीय लोग भी आसानी से बनाए रख सकते हैं। पानी आर्थिक विकास का एक बड़ा आधार है। जल प्रबंधन प्रणालियों का यदि व्यवहारिक क्षमता और समुदाय आधारित प्रबंधन की परंपरागत प्रणालियों का निर्माण आज भी प्रासंगिक है। वर्षा जल प्रबंधन की परंपरागत प्रणालियों के पतन की हम बात करें, जैसे देश प्रदेश की परंपरागत जल संग्रहण प्रणाली आज समाप्त प्राय है, इसकी उपेक्षा कर दी गई है। मौजूदा जल आपूर्ति और जल प्रबंधन प्रणाली जरूरत के हिसाब से विफल है, और जंगल कटाई के कारण जल संग्रहण क्षेत्र में मिट्टी जमने के कारण तालाब उपयोग के योग्य नहीं रह गए हैं। तालाब क्षेत्रों में यहाँ पर भूमिगत जल का स्तर नीचे चला गया है, और अधिकांश कुएं सूख गए हैं।
फिर परंपरागत जल प्रबंधन प्रणाली के पतन के कारण की बात करें, परंपरागत जल प्रबंधन प्रणाली के पतन के कारण हम यहाँ पर देखें तो क्या क्या हैं जो पतन के कारण यहाँ पर रहे हैं। तो जैसे कि विद्वान अग्रवाल और एस नारायण के अनुसार जल प्रणालियों के पतन के कुछ कारण यहाँ पर हैं, जैसे कि बढ़ती आबादी और जल आपूर्ति की अधिक मांग, जिसे परंपरागत जल स्रोतों से पूरा नहीं किया जा सकता, जिसके कारण ये प्रणालियां अपेक्षित हो गई हैं। व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को सरकारी प्रोत्साहन और परंपरागत जल प्रबंधन प्रणाली के रखरखाव में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को समाप्त यहाँ पर कर दिया है। खेती का व्यवसायीकरण और नकदी फसलों की व्यापकता ने ऐसी प्रणालियों को यहाँ पर नकार दिया है। नेक्स्ट हम देखें, उपनिवेश काल में निवेश की पद्धति ने सिंचाई की छोटी प्रणालियों की अपेक्षा की है। पानी को पर्यावरण के व्यापक प्रबंधन की देन के रूप में समझने में सरकारी एजेंसियों की असमर्थता है। इसके अतिरिक्त कुछ व्यवस्थाओं में सामाजिक विरोधाभास इतने पैदा हो गए हैं कि ये व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। परंपरागत जल प्रबंधन में सामुदायिक सहयोग अनिवार्य है। ऐसे में जब समुदाय टूट जाएं तो प्रणालियों को पतन हो जाता है। यदि लोगों का परंपरागत जल प्रबंधन में स्वतः श्रम और धन का योगदान रहेगा तो वहां पर ऐसी प्रणालियां काम करती रहेंगी, जैसे हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कूहल जैसी पारंपरिक प्रणालियां आज भी मौजूद हैं। परंपरागत जल प्रबंधन प्रणालियों का आकार भी छोटा होता था ताकि समुदाय अपने श्रम, पूंजी और ज्ञान के बूते पर उन्हें आसानी से संभाल सके। जब आधुनिक प्रणालियां ठीक इनके विपरीत हैं तो भारी सरकारें कोष और नौकरशाही के तामझाम के बिना काम नहीं कर सकती। अतः राष्ट्रीय नीति लघु जल संचय प्रणालियों को और प्राकृतिक संसाधनों के सामुदायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। इससे सरकार को भी मदद मिलेगी और लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी होगी। परंपरागत जल प्रबंधन प्रणाली आखिर हमारी विरासत का हिस्सा है। यहाँ पर हम देखें परंपरागत जल का स्रोत का नहीं है यहाँ पर, तो कौन सा जल परंपरागत जल का स्रोत यहाँ पर नहीं है। से यहाँ पर हम बात करें परंपरागत जल स्रोत नहीं है तो वो खाई यहाँ पर परंपरागत जल स्रोत नहीं है, झील, खड़ीन और जालरा यहाँ पर परंपरागत जल स्रोत है। काला सागर किस जिले में है? काला सागर यहाँ पर जैसे कि जयपुर में नहीं है, जोधपुर में नहीं है, सवाई माधोपुर में है काला सागर। सांबर झील किस जिले में है? तो टोंक, कोटा, दौसा में नहीं है, जयपुर में है। चांद बावड़ी कहाँ है? आवानेरी की चांद बावड़ी है। और खड़ीन का आविष्कार किया था जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने खड़ीन का आविष्कार किया था। पाक भारत की सीमा से लगे जिलों में कौन से परंपरागत जल स्रोत है की मौजूदगी है? तो टाँक यहाँ पर लगाए जाते हैं जो रेगिस्तानी क्षेत्र है। राजस्थान में सर्वाधिक जल संरक्षण किस परंपरागत जल स्रोत से होता है? तो तालाबों से सर्वाधिक जल संरक्षण यहाँ पर होता है। राजस्थान की सबसे पहले किस राजा ने नाड़ी का निर्माण किया? तो राव जोधा ने यहाँ पर सबसे पहले नाड़ी का निर्माण किया था। आगोर और पायदान का अर्थ होता है पानी बाहर निकालना। आगोर और पायदान का अर्थ होता है। बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे जैसे टोबा नाड़ी में क्या अंतर है, पुष्कर झील का महत्व क्या है, नेरेटर किसे कहते हैं, मदार के बारे में आप क्या जानते हैं, इस तरीके से जल संरक्षण हेतु पोस्टर बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विरासत का संरक्षण।